Hello students, in this particular session I'll discuss a case study with you. Case study इस चीज़ की डिस्कस की जाएगी that how with the help of daily answer writing worksheets and daily answer writing sessions, previous year question sessions, we are able to improve our answers regularly. और जिनकी कॉपी और जिनकी केस स्टडी इस सेशन के अंदर डिस्कस की जाएगी, शी इज़ ऑलरेडी अ रैंक होल्डर. पिछले साल उनका 33 रैंक आया था, डॉक्टर रितिका आयमा. और जो स्टार्टिंग वाली कॉपीज़ हैं उनकी, जो उन्होंने आंसर्स लिखे थे, मैं उन आंसर्स को और उन आंसर्स के अंदर क्या गलतियां थी और किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया इन हर फर्दर आंसर कॉपीज़, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये अक्सर डाउट रहता है दैट व्हाट शुड वी ऑप्ट. डेली आंसर राइटिंग को ऑप्ट किया जाए, इन सेशंस का उनके जो आंसर राइटिंग स्किल होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्सेस टेस्ट सीरीज़. ठीक है, खैर दोनों चीज़ें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, बट इसके अंदर बेसिकली मैं उस आंसर राइटिंग के जो सेशंस होते हैं और आंसर राइटिंग जो आप डेली वर्कशीट्स करते हो, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो सिग्निफिकेंस है, उसके ऊपर हम जोर देने वाले हैं. सो दिस इज़ हर फर्स्ट, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, दिस इज़ हर फर्स्ट टेस्ट कॉपी जो उसने मुझे भेजी थी. द क्वेश्चन इज़ अकल्चराइजेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन. बेसिकली सवाल क्या कह रहा है, एंड का मतलब, जैसे मैंने पहले भी सेशंस के अंदर समझाया, एंड का मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि पहले अकल्चराइजेशन समझा दो फिर कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन समझा दो. नहीं, जर्नल स्टडीज़ नहीं है ये. दिस इज़ दी पेपर ऑफ अ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अंदर ऐसा नहीं किया जाता. एंड का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन कहाँ पे है, इंटरजंक्शन कहाँ पे है, या फिर कंट्रास्टिंग वो किस तरह से कर रहे हैं आपस में. ठीक है, तो कल्चराइजेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन का जो इंटरजंक्चर है, किस तरह से वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर, और किस तरह से एक दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हमें डिस्कस करना था. ठीक है, तो उन्होंने डिस्कस किया दैट कल्चराइजेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन आर द आउटकम्स ऑफ द कल्चरल कॉन्टैक्ट दैट आर ऑफन सीन इन अ कम्प्लेक्स इंटरप्ले. ठीक है, ठीक है. फिर उसके बाद कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन समझा दिया, कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन समझा दिया. यहाँ से एक चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर थी कि बच्चा अब तक एंड का मतलब नहीं समझ पाया है. ठीक है, जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अलाइंड विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन के साथ उसका बहुत अच्छा अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि उस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आप कर पाए हो. यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट, रादर देन राइटिंग दीज टू स्टेटमेंट्स सेपरेटली, यू शुड हैव रिटन ऑन वन हैंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन, इसके अंदर एक्सेप्टेंस होता है. ऑन दी अदर हैंड, सॉरी, कल्चराइजेशन के अंदर एक्सेप्टेंस होता है. ऑन दी अदर हैंड इन द कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस होता है. तभी तो जो एक जंक्चर है या फिर जो एक दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझ में आएगा हमें. ठीक है, ऑल्दो बोथ ऑफ देम दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्चरल प्रोसेसेस. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन के अंदर अगर इस तरह से लिखा जाता, फ्लो के अंदर लिखा जाता, तो हम दोनों चीज़ों को समझा सकते थे कि किस तरह से दोनों जो है वो चीज़ें कॉन्ट्रास्ट भी कर रही हैं और कॉम्प्लीमेंट भी कर रही हैं. ठीक है, दैट वुड बी अ राइट इंट्रोडक्शन रादर देन जस्ट डिफाइनिंग व्हाट इट इज़. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ का पता चलता है हमें कि ऑल्दो शी नोज़ एवरीथिंग, शी नोज़ व्हाट इट इज़, कल्चराइजेशन क्या है, कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन क्या है, बट क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही मैनर में नहीं हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. इंटरप्ले बिटवीन दीज टू फिनोमिना. रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि
कल्चराइजेशन जो है इसके अंदर अडॉप्शन होता है नए ट्रेड्स का, कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन के अंदर जो है वो डोमिनेंस रहता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है, लेकिन इसके नीचे ना कोई एग्जाम्पल लिखा गया, ना कोई इसको डेमोन्स्ट्रेट करती हुई केस स्टडी लिखी गई। तो ये अभी जो व्यू पॉइंट है वो अधूरा रह गया। फिर उसके बाद हस्कोविट्स ने जो है वो दोनों को एक डायनेमिक कल्चरल एक्सचेंज का पार्ट बताया। इसके नीचे भी ना कोई एग्जाम्पल है, ना कोई केस स्टडी है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस चीज़ को। ठीक है, मलिनोस्की ने जो है वो आपको कल्चरल रेसिप्रोसिटी के कंटेक्स्ट के अंदर दोनों चीज़ों को समझाया, बिल्कुल समझाया है, लेकिन कैसे समझाया है वो यहाँ पे नहीं बताया गया। तो यहाँ पे बेसिकली कंटेंट अगेन उनके पास है, भर भर के कंटेंट है उनके पास, लेकिन उस कंटेंट को किस तरह से लिखना है वहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें लैगिंग हैं। सो रादर देन राइटिंग दीज 4 थिंकर्स, कुछ 2 थिंकर्स भी लिख देते, लेकिन उसको प्रॉपर केस स्टडी के साथ लिखा जाता, प्रॉपरली उनका मैकेनिज्म बता दिया जाता कि किस तरह से उस थिंकर ने या फिर उस स्कॉलर ने, उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी की है, इस चीज़ के ऊपर विचार रखे हैं, तो दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट रादर देन राइटिंग दीज थिंग्स कि 4 थिंकर्स लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा लैगिंग है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ फुली। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द रोल ऑफ डिफ्यूजन इन दीज प्रोसेसेस। ठीक है, चलो डिफ्यूज़न आ गया, एक नया करेक्टर आ गया, जो कि फिर फ्रांस बोआ ने जो है वो डिफ्यूजन का रोल बताया है। दिस इज़ वेरी नाइसली रिटन। ठीक है, फिर उसके बाद एक केस स्टडी बता दी ऑस्कर लेविस की, उन्होंने जो है वो महीको के अंदर केस स्टडी की थी और मॉडर्नाइजेशन की मदद से उन्होंने बताया था कि कैसे जो है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिजेक्ट कर रही हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कंक्लूजन निकाल दिया गया। तो बेसिकली यहाँ से मुझे एक चीज़ का पता चला, कंटेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत है। ठीक है, दो चीज़ों की प्रॉब्लम है। एनालिसिस इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत अच्छा एनालिसिस निकला हुआ है, बहुत अच्छा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम्स हैं। इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन किस तरह से करना है और इंट्रोडक्शन को बॉडी के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर भी बढ़िया जा रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे आधी आधी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, प्रॉपरली नीचे जो है वो किस तरह से मलिनोस्की ने किया वो नहीं समझाया। ठीक है, उस चीज़ को रॉबर्ट रेडफील्ड को सब्सटेंशिएट करते हुए जो है वो केस स्टडी नहीं लिखी गई। क्यों? बिकॉज शी वॉज होल्डिंग ऑन टू कंटेंट, कि कंटेंट होना चाहिए मेरे पास, बाकी जो नंबर हैं वो तो कंटेंट के मिलेंगे या फिर कंटेंट के ही मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से 2 चीज़ों के बारे में मुझे पता चल गया था कि पढ़ने वाला इंसान है, ठीक है, दूसरी चीज़ कंटेंट है, इंटेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ एक्सप्रेशन और इंटरप्रिटेशन नहीं है। फिर उसी दिन एक और सवाल उन्होंने लिखा था, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट दैट लेड टू सुपरसीडिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज्म विद कल्चरल रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिया था। सो अराउंड 20th सेंचुरी फ्रांस बोआ ने कल्चरल रिलेटिविज्म को पॉपुलराइज किया। ठीक है, और ताकि एथनोसेंट्रिक अप्रोच को काउंटर किया जाए जो कि क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने पुट फॉरवर्ड की थी या फिर क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट की अप्रोच थी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंस लिख दिया। अब यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ पता चलती है कि इनके पास कंटेंट है और एक दिमाग के अंदर ये बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, पर्सपेक्टिव बना हुआ है, इफ़ आई विल राइट कंटेंट आई विल गेट मार्क्स। लेकिन क्या ये कंटेंट क्वेश्चन के साथ जा रहा है? जवाब है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगेन इंटरप्रिटेशन का फिर से प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है क्वेश्चन किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाह रहा है
वो इनको अच्छे से नहीं पता चल रहा है, जिसकी वजह से जो एक फ्लो होता है आंसर का वो टूट जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से एथनोसेंट्रिज्म के बारे में लिखा। पूरा एक पेज जो है वो ख़राब हो गया सिर्फ इंट्रोडक्शन करते करते, और इंट्रोडक्शन फिर से सही से नहीं हुआ। दिस इज़ हाउ यू डिडक्ट योर मार्क्स। फिर उसके बाद इन्होंने अच्छे समझाया कि किस तरह से कल्चरल रिलेटिविज़म जो है वो आगे आया और एथनोसेंट्रिज्म पीछे चला गया। फ्रांज बोआ के बारे में लिखा उन्होंने। जो आर्टिकल पब्लिश किया था, द लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो कंटेंट बढ़िया है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की अप्रोच दी। ठीक है, त्रिमशामशा मिथ के ऊपर उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया। सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मलिनोव्स्की, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर उन्होंने टोबरियन आइलैंडर्स के बारे में लिखा कि वो जो है दे आर नॉट प्रिमिटिव पीपल, ऑल्दो थोड़ा सा यहाँ पे लूज कर गए, अगेन एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न्स ऑफ कल्चर लिखा और उन्होंने जो है वो बताया कि किस तरह से जो है वो कल्चर पर्सनैलिटी एट लार्ज है। अगेन नॉट कनेक्टिंग विद दिस क्वेश्चन, ये नहीं कनेक्ट कर रहा है प्रॉपरली। चलो एनी हाउ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो समझा दिए, बट व्हाट अबाउट दी कल्चरल कंटेक्स्ट, कि तब सिविल राइट मूवमेंट्स भी चल रही थी। ठीक है, तो सिविल राइट मूवमेंट्स के चलते भी जो है वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है एंथ्रोपोलॉजी के साथ। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल एरा चल गया था। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर जो नेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को प्राउडली पुट फोर्थ करना शुरू किया था, तो उनको नहीं लिखा है इन्होंने। क्यों? क्योंकि एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो अगेन बात वही इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग्स ऑल राइट। फिर उसके बाद कुछ देर वर आंसर राइटिंग सेशंस हुए, और आंसर राइटिंग सेशंस के साथ साथ हम एवेल्युएट करते रहे। और उसके बाद मैरिज चैप्टर हमने डिस्कस जिस दिन किया था, ये उस दिन का उन्होंने अपना आंसर लिख के भेजा था। सो वेयर डू यू सिचुएट द होमोसेक्सुअल मैरिज विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स और होमोसेक्सुअल मैरिज विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, homosexual marriage are those where the couple has the same sex, for example marriage between two men, gay marriage, two women, lesbian marriage. ठीक है, so although these marriages they are slowly becoming common, ये जो है वो आपके पास एक debated issue है। बहुत अच्छा, simple yet effective। अब देखो सीधा सीधा होमोसेक्सुअल मैरिज को भी एक लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया, बता दिया क्या होता है। फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आंसर को इनिशिएट कर दिया। दिस इज़ द कनेक्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया दैट इट इज़ डिबेटेड। ठीक है, और डिबेट क्यों है वो नीचे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनको ट्रेडिशनल जो मैरिज है उसके अंदर नहीं रखा जा सकता, या फिर एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, एक तो है लीगल रिकॉग्निशन बहुत जगह पे नहीं दी है, तो इन्होंने एक एक करके वो पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स हेट्रोसेक्सुअल मैरिज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपके पास जो है वो हो सकता है कि आपके पास प्रोक्रिएशन जो मैरिज का एक नॉर्म होता है, जो एक एम होता है, वो भी इसके अंदर नहीं है। फिर उसके बाद डिस्पाइट द डिफरेंसेस, होमोसेक्सुअल कपल्स जो है वो उनको होमोसेक्सुअल मैरिज को जो है वो वैलिड मैरिज माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि गेल र्यूबन ने इनको कहा है कि लव एंड केयर मैरिज के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और मैरिज एग्जिस्ट करती है इन दो चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो आपके पास जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसके अंदर भी है, सेक्सुअल इंटीमेसी इसके अंदर भी है, शेयर्ड हाउस होल्ड इसके अंदर भी है। तो अकॉर्डिंग टू द गेल र्यूबन, तो ये जो है वो मैरिज के पार्सल के अंदर आना चाहिए इसको। फिर उसके बाद वेस्टर्न जो है वो फैमिली वी चूज़ उनका एक काम है,
उसके अंदर उन्होंने समझाया कि किस तरह से दे हैव अ प्रोसेस ऑफ किनशिप, ठीक है, उनके वैलिड मोड ऑफ किनशिप भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। डेविड श्नाइडर जो है वो उन्होंने लव के एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया है कि मैरिज के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ लव, तो वो तो इसके अंदर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कास्टन, अगेन उन्होंने रिलेटेडनेस के बारे में लिखा है। अब देखो, दिस इज नोन एज एनालिसिस। देखो इस चीज़ को ध्यान से रखो। ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे भी सॉल्व हो सकता था कि हाँ ये मैरिज जो है वो नहीं हम मान सकते क्योंकि लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर रिचुअल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता है, कल्चरल नॉर्म्स प्रैक्टिसेस जो है बहुत सारी जो होती हैं वो हेट्रोसेक्सुअल मैरिज के अराउंड रिवॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और उसके नीचे जो है वी कुड हैव ईजीली रिटन कि ओके दिस कैन बी कॉल्ड एज मैरिज, क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, वो सारी चीज़ें लिख के हम एंड कर सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया। बट रादर वी कोटेड सम ऑफ आर थिंकर्स, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। दिस इज नोन एज एनालिसिस। ये होना चाहिए आपके आंसर्स के अंदर इफ़ यू वांट टू रियली स्टैंड आउट, व्हाट आई शुड से। गेल रूबन के बारे में लिखा गया, वेस्टन के बारे में लिखा गया, डेविड श्नाइडर के बारे में लिखा गया, कास्टन के बारे में लिखा गया। दिस इज एनालिसिस कि इन लोगों के काम के अंदर हम देख लीजिए, अगर इन लोगों के काम का एनालिसिस हम कर लें तो हमें ये लगता है या फिर इस डायरेक्शन के अंदर हम जा सकते हैं दैट यस दी होमोसेक्सुअल मैरिजेस दे कैन बी रिगार्डेड एज अ मैरिज, ठीक है। तो इस तरह से दिस पार्ट इट इज़ नोन एज एनालिसिस। तो इसमें अब एनालिसिस भी आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड आंसर। सारी चीज़ें आ गई, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन हर एक पॉइंट के अंदर है, हर एक पॉइंट वेल कनेक्टेड है अपने क्वेश्चन के साथ, एनालिसिस है, ठीक है, और उसी के साथ द आंसर इज वेल स्ट्रक्चर्ड इन इटसेल्फ। अब अगर मैं यहाँ से कोई नंबर काटना भी चाहूँगा तो कहाँ से काटूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, अब ये आंसर जो है वो ऐसे नहीं आया दैट इट्स नॉट अ डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। ये आंसर कैसे आया है, बिकॉज शी हैज़ फेल्ड वेरी ग्रेसली इन हर फर्स्ट आंसर्स। जो पहले आंसर्स लिखे थे उनके अंदर गलतियाँ थी और उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। रेगुलरली एक्सेप्टेंस चला और दीज आर द रेगुलरली आपके पास जो है वो 5-5 आंसर्स लिखे। एंड आई थिंक मैरिज का ये जो सेशन था इट वाज आई थिंक 5th और 6th सेशन, ठीक है, कुछ ऐसा सेशन रहा होगा। तो आफ्टर राइटिंग 20-25 ऑड आंसर्स एंड फेलिंग इन देम, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट आंसर दैट आई सॉ कि जिसके अंदर हर एक चीज़ मुझे मिल गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट शी केप्ट ऑन इम्प्रूविंग, इसी के ऊपर उन्होंने काम किया। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद बिल्कुल स्मूथ हुआ था, इसके बाद भी बहुत सारी गलतियां हुई थी, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ आंसर राइटिंग, ऐसा एक्सप्रेशन देना उनका हैबिट बन गया, ठीक है। तो वैसा ही हैबिट जो है वो हमें आपके अंदर बनाना है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, वी सक्सीडेड इन पेपर 1 बट इन पेपर 2 के अंदर आंसर राइटिंग जो है वो कंसिस्टेंसी कम हो गई और उसी के साथ जो है वो जो एक सेशंस हम रेगुलरली लिया करते थे उसके अंदर भी थोड़ा सा टर्बुलेंस आ गया, बिकॉज देयर वर फ्लड्स इन पंजाब एट दैट टाइम। तो तब ये जो पूरा स्टूडियो वगैरह सब सिस्टम था,
एवरीथिंग गॉट डिसरप्टेड, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे जो है फिर हमें गिरावट दिखाई देती है। तो यही गिरावट उनके मार्क्स के अंदर भी दिखाई देती है। शी हैज़ क्रॉस्ड 160 मार्क्स पेपर 1, बट इन द पेपर सेकंड जो मार्क्स हैं दे आर इन 120s की लाइन के अंदर। ठीक है, हैड इट बी इन पेपर सेकंड ऑल्सो 300 पक्का जो है वो पार होता। ठीक है, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आंसर राइटिंग दैट यू रिक्वायर। ये चीज़ें मेरे हिसाब से सोली विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज़ नहीं बनती हैं। आपको रेगुलरली बैठना पड़ता है, रेगुलरली आंसर लिखना पड़ता है, रेगुलरली अपने मेंटर के साथ एंगेज होना पड़ता है। ठीक है, और मेंटर को भी चाहिए होता है कि वो आपके साथ एंगेज करे। विद इन 24 आवर्स और विद इन एटलीस्ट 48 आवर्स आपकी कॉपी चेक करके आपको दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इवेंचुअली वी इवॉल्व, वी करेक्ट आवर मिस्टेक्स और चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस सेशन इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू।